सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस 2 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। पहले पार्ट में हम चैप्टर के हेरिडिटी को कंप्लीट करेंगे और दूसरे पार्ट में इवोल्यूशन को। बेसिकली हेरिडिटी जो है वो बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में या फिर पेरेंट से उनके ऑफस्प्रिंग्स में। और इवोल्यूशन जो है वो ग्रेजुअल चेंज जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमको देखने को मिलता है। So, without any further ado, let's get started. Which component of the cellular nucleus of living organisms carries hereditary characters? What do we call to the process of transfer of physical and mental characters from parents to the progeny? And which are the components the DNA molecule? So, ये तीनों क्वेश्चन के आंसर्स हम जैसे जैसे इंट्रो पार्ट कवर करेंगे या फिर आगे का पार्ट कवर करेंगे हमको मिलते जाएंगे। So, heredity and hereditary changes. You know that here heredity is the transfer of biological characters from one generation to another via genes. तो जैसे कि अभी मैंने कहा कि heredity is nothing but the transfer of biological characters. कोई भी biological characters होने दो, जैसे कि hair या फिर हमारा skin color या फिर eye color या फिर और भी कोई character जो हमारे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में हमको देखने मिलता है विद द हेल्प ऑफ जीन्स। अब हम लोग जानते होंगे जैसे डीएनए है, डीएनए के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ जीन्स ये कैरेक्टर जो हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। जॉन ग्रेगर मेंडल इज़ पियोनियर ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक्स। अब जब जब जेनेटिक्स की बात आती है तब मेंडल का नाम याद आता है, because he is the founder of the genetics. Around the period of 1886, it took a long time for him to understand the conclusion of his research about heredity. और 1886 के पीरियड से उनको थोड़ा वक्त लग गया, थोड़ा टाइम लग गया कि जो भी उन्होंने रिसर्च या फिर जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था पी प्लांट वाला, उसके कंक्लूजन्स ड्रॉ करने में, और उसके बाद उनको जेनेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग हुई। In 1901, the reasons behind the sudden changes were understood due to the mutational theory of Hugo de Vries. और 1901 में सडन चेंजेस, जिसको हम लोग दूसरे टर्म में साइंटिफिक टर्म में म्यूटेशन बोलते हैं, जो हम लोग इवोल्यूशन के पार्ट में कवर करने वाले हैं, तो उसके बारे में यूजियो de Vries को पता चला। Meanwhile, in 1902, Walter and Sutton observed the paired chromosomes in the cells of grasshopper. Until then, it was not known to anyone. फिर 1902 में जस्ट द नेक्स्ट ईयर वॉल्टर एंड सटन ने पेयर्ड क्रोमोसोम्स जो हैं वो ग्रास हॉपर के सेल्स में ऑब्जर्व किए। तो ये सब डीएनए का इवोल्यूशन या फिर डीएनए कैसे कैसे थियोरेटिकली आगे बढ़ा ये बताया जा रहा है इंट्रो पार्ट में। देन रिसर्च स्टार्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ फाइंडिंग द नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल व्हेन इट वाज प्रूव्ड दैट जीन्स आर कैरिड वाया क्रोमोसोम्स। तब रिसर्च आगे की गई और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाने लगे, तब जाके जेनेटिक मटेरियल नाम की भी कोई चीज़ होती है ये पता चला। और पहले इनिशियली माना जाता था कि आरएनए जो है वो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन बाद में जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ी, जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि जीन जो है वो कैरी किया जाता है क्रोमोसोम्स के थ्रू, यानी हमारा डीएनए बेसिकली जेनेटिक मटेरियल है, नॉट आरएनए। थ्रू विच 1944 ट्रायो ऑफ साइंटिस्ट ऑसवाल्ड एवरी, मैकलिन मैकार्थी एंड कॉलिन मैकलियोड प्रूव दैट एक्सेप्ट वायरसेस ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव डीएनए एज देयर जेनेटिक मटेरियल। और 1944 में जाके पता चला कि जो वायरसेस को छोड़कर जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, और वायरसेस के केस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। इन 1961, द फ्रेंच जेनेटिस्ट फ्रैंकोइस जैकोब एंड जैक मोनाड प्रपोज्ड अ मॉडल फॉर प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ डीएनए इन बैक्टीरियल सेल्स। और 1961 में फ्रांसिस जैकोब और जैक मोनाड ने एक मॉडल तैयार किया कि कैसे प्रोटीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डीएनए, वो भी बैक्टीरियल सेल्स में। इट हेल्प टू अनकवर द जेनेटिक कोड्स हिडन इन डीएनए। और फिर और डीएनए के बारे में पता लगा एज अ जेनेटिक मटेरियल कि डीएनए के अंदर जेनेटिक कोड्स भी हैं
Thereby, the technique of recombinant DNA technology emerged, which has a vast scope in the field of genetic engineering. और जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ता गया वैसे वैसे टेक्निक्स आगे बढ़ती गई, जैसे कि rDNA टेक्नोलॉजी, इसका एमर्जेंस हुआ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है in the field of genetic engineering. The science of heredity is useful for diagnosis, treatment, and prevention of hereditary disorders, production of hybrid varieties of animals and plants, and in industrial processes in which microbes are used. तो हेरिडिटी की जो साइंस है, अभी हम लोगों ने इतना कुछ हेरिडिटी के बारे में पढ़ा, लेकिन वाई इज़ इट सो इम्पॉर्टेंट? बिकॉज इट होल्ड्स वैल्यू. हम लोग डायग्नोसिस कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं पर्टिकुलर हेरिडिटरी डिसऑर्डर को. हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं हाइब्रिड वैरायटीज़ पर्टिकुलर एनिमल या प्लांट की, और हम लोग इंडस्ट्रीज़ में माइक्रोब्स के मदद से बहुत कुछ कर सकते हैं. बहुत सारे प्रोसेसेस होल्ड करता है साइंस ऑफ हेरिडिटी. सो दिस इज़ द इंट्रो पार्ट. ये हम लोगों ने इंट्रो पार्ट कवर किया है, और अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन की तरफ बढ़ते हैं. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर. अगर ये थोड़ा लेंदी भी हुआ तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट पार्ट जो है वो चैप्टर का, वो एज़ कम्पेयर टू दिस ईजी होगा. सो स्टार्टिंग transcription, translation and translocation. With the help of RNA, the genes present in the form of DNA participate in the functioning of cell and thereby control the structure and functioning of the body. Before beginning with, मैं बता दूं कि DNA जो है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, और जो RNA है वो राइबोन्यूक्लिक एसिड है. DNA और RNA में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, बट बहुत कुछ डिफरेंट भी है. जैसे कि न्यूक्लियोटाइड्स की बात किया जाए तो डीएनए के अंदर थाइमीन है, और आरएनए के अंदर थाइमीन के इंस्टेड यूरैसिल है. सो फर्दर, with the help of RNA, the genes present in the form of DNA participate in the functioning of cell and thereby control the structure and functioning of the body. RNA की हेल्प के थ्रू जो जीन्स जो भी डीएनए में प्रेजेंट होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं सेल की फंक्शनिंग में, और कंट्रोल करते हैं स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. हमारे स्ट्रक्चर को, हमारे फंक्शन को, हमारे बॉडी के फंक्शन को सब कंट्रोल करने का काम किसका है? जीन्स का, जो कि डीएनए के अंदर प्रेजेंट है. लेकिन वो अकेले काम नहीं करेंगे, उनको आरएनए की हेल्प लगने वाली है. Information about protein synthesis is stored in the DNA, and synthesis of appropriate protein as per requirement is necessary for body. अब ये जो DNA है, फर्स्ट ऑफ ऑल DNA जो है उसके अंदर हमारा जीन्स प्रेजेंट है, और जीन्स के अंदर कुछ जेनेटिक कोड रहता है जो हम लोग आगे पार्ट में डिटेल में देखेंगे वो क्या होता है. सो DNA के अंदर जो जीन्स प्रेजेंट है वो जीन्स विद द हेल्प ऑफ RNA प्रोटीन सिंथेसिस करने वाला है. These proteins are synthesized by DNA through RNA. This is known as central dogma. और इसी प्रोसेस को हम सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं, कि जो भी जीन्स डीएनए के ऊपर प्रेजेंट है या फिर अंदर प्रेजेंट है वो विद द हेल्प ऑफ आरएनए, उसको आरएनए की मदद लगने वाली है, आरएनए की हेल्प के थ्रू प्रोटीन बनाएगा, उसको हम लोग सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं. अब ये प्रोटीन क्यों ज़रूरी है? ये बहुत सारे हमारे फंक्शनिंग्स को कंट्रोल करता है, बहुत सारे हमारे अपीयरेंस को कंट्रोल करता है, इसलिए प्रोटीन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसका फॉर्मेशन एट द टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है. सो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज सेंट्रल डोग्मा. mRNA इज़ प्रोड्यूस्ड एज पर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन डीएनए. अब जो डीएनए है वो हमारा एज़ पर सेल बायोलॉजी सबने पढ़ी होगी कि जो हमारा डीएनए है वो सेल के अंदर न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है. तो वो जो डीएनए है उसके ऊपर जो जेनेटिक कोड्स हैं, बेसिकली हम उसकी मदद से कॉपी प्रोड्यूस करने वाले हैं उस डीएनए की, जिसको हम mRNA का नाम देंगे. अब ये आरएनए के 3 टाइप्स में से एक टाइप है mRNA, बाकी 2 टाइप है tRNA और rRNA. तीनों जो हैं यहाँ पर मेजर रोल प्ले करने वाले हैं. एक एक करके हम सबका रोल देखेंगे. पहले है mRNA.
तो mRNA इज़ प्रोड्यूस्ड एज पर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन DNA। जैसे कि मैंने बोला DNA जो है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। अब ये जो DNA है वो न्यूक्लियस से बाहर नहीं आ सकता, ये वो इंट्रोवर्ट है जो अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। तो इसको क्या करना है, लेकिन इसको तो प्रोटीन बनाना ही बनाना है। तो ये क्या करेगा, जो भी इसका ये जो जेनेटिक कोड है, या फिर हम लोग बोलते हैं ये DNA अपनी एक कॉपी प्रोड्यूस कर देगा इन द फॉर्म ऑफ mRNA, और ये mRNA फिर आगे का प्रोसेस करने वाला है। सो mRNA इज प्रोड्यूस एज पर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन DNA। ओनली वन ऑफ द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ DNA इज यूज्ड इन दिस प्रोसेस। अब जब ये DNA अपनी कॉपी प्रोड्यूस करने वाला है mRNA, तो वो जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं DNA के, DNA हम लोग को पता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, तो DNA का कोई एक ही स्ट्रैंड जो है इस प्रोसेस में यूज़ होने वाला है। इस कॉपी वाले प्रोसेस में एक ही स्ट्रैंड यूज़ होगा। हम लोग एक स्ट्रैंड को कोडिंग स्ट्रैंड और दूसरे स्ट्रैंड को टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। तो हम लोगों का ऊपर वाला कोड स्ट्रैंड समझ लीजिए, कोडिंग स्ट्रैंड जो है वो यूज़ होने वाला है। The sequence of nucleotides in mRNA being produced is always complementary to the DNA strands used for synthesis. Besides, there is uracil in RNA instead of thymine of DNA. This process of RNA synthesis is known as transcription. हम लोग ने इसके पहले सेंट्रल डोग्मा का प्रोसेस देखा था, हम लोग अब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस देख रहे हैं क्या होता है। जैसे कि मैंने कहा DNA अपनी कॉपी प्रोड्यूस करेगा mRNA, और वो mRNA जो है वो क्योंकि न्यूक्लियस से DNA बाहर नहीं आ सकता तो उसको भेजेगा। तो एग्जैक्टली क्या होने वाला है, अज्यूम करो कि न्यूक्लियस है, या फिर लेट अस ड्रॉ इट हियर, डायग्राम की मदद से समझते हैं। सो ये है हमारा सेल, और सेल के अंदर ये है हमारा न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस में ये हमारा DNA है। सॉरी, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है मेरी। ये DNA जो है अपनी एक कॉपी प्रोड्यूस करने वाला है, और यही कॉपी जो है वो बाहर आएगी। आई होप थोड़ा क्लियर हुआ होगा, बिकॉज ये सब प्रोसेस डायग्राम से समझाया जाए तो ज़्यादा समझ में आता है। उसके बाद जैसे कि मैंने कहा DNA के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। ये DNA डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, और जब इसको ओपन किया जाएगा मतलब कोई एक ही स्ट्रैंड यूज़ होने वाला है, तो ये कोडिंग स्ट्रैंड और ये टेम्पलेट स्ट्रैंड हो गया। अब ये दोनों अलग कैसे होंगे, जो 2 स्ट्रैंड्स आपस में बाइंडेड हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर से, ये अलग कैसे होंगे। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम आ जाती है RNA पॉलीमरेज। RNA पॉलीमरेज जो है वो एक एंजाइम है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, तो वो रिएक्शंस करवाती है, तो ये दोनों स्ट्रैंड को अलग कर देगी वो एंजाइम। अब जब ये एंजाइम की मदद से ये दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो गए, तब द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन mRNA बीइंग प्रोड्यूस इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री टू द DNA स्ट्रैंड यूज फॉर सिंथेसिस। समझ लो ये कोडिंग स्ट्रैंड है। अब इसके ऊपर कुछ न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा। सपोज ये A है, let me draw again। सपोज ये A है, ये G है, ये T है एंड सो ऑन। तो ये मेरा कोडिंग स्ट्रैंड है। अब इसके नीचे जो कॉम्प्लीमेंट्री टेम्पलेट स्ट्रैंड है उस पर भी कुछ कोड होगा। समझ लो इस पर है T, A, G एंड सो ऑन। तो जो कॉपी प्रोड्यूस होने वाली है जिसको mRNA बोलते हैं, वो इट्स टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर यानी कॉम्प्लीमेंट्री में होने वाली है। इसके आगे का सीक्वेंस आगे का नहीं बोल सकते, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो है कोडिंग स्ट्रैंड के वो टेम्पलेट पे बनेगा। जैसे हम लोग A के लिए T यूज़ करते हैं,
G के लिए A यूज़ करते हैं और T के लिए A एंड सो ऑन। ये जस्ट रफ एग्जाम्पल है, सीक्वेंस कुछ और होता होगा। तो ऐसे ही जो है वो स्ट्रैंड्स तैयार होते हैं। अब जब ये mRNA प्रोड्यूस हो गया है, ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर जो नया प्रोड्यूस हुआ है कॉपी, उसी को हम mRNA बोलेंगे। दिस प्रोसेस ऑफ RNA सिंथेसिस इज़ नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। बस एक फ़र्क होता है कि DNA पे जहाँ जगह थाइमिन है वहाँ वहाँ RNA, क्योंकि हम mRNA बना रहे हैं, जो कॉपी mRNA बना रहे हैं उस पर थाइमिन की जगह बस T की जगह U यानी यूरेसिल आने वाला है। दैट्स इट। तो हम लोगों ने सेंट्रल डोग्मा और ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन फर्दर, द RNA formed in the nucleus comes in the cytoplasm. It brings in the coded message from DNA. The message contains the code for amino acid. The code for each amino acid consists of 3 nucleotides. It is known as triplet codon. अब ये जो mRNA है, जो mRNA हम लोगों ने बनाया, और भी हम लोगों ने देखा कि DNA जो है वो न्यूक्लियस के बाहर नहीं आ सकता है, इसलिए वो अपनी कॉपी प्रोड्यूस करके बाहर भेजेगा। तो न्यूक्लियस से अब जो मेरा mRNA है वो साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। एज यू कैन सी इन द डायग्राम कि जो हमारा mRNA है वो अब कहाँ आ चुका है, बाहर, यानी साइटोप्लाज्म में। इट ब्रिंग्स इन द कोडेड मैसेज फ्रॉम DNA, और वो जो है वो कोडेड मैसेज लेकर आया है DNA से। DNA के ऊपर जो भी जेनेटिक कोड है वो अपनी कॉपी बनाकर mRNA को बाहर भेज चुका है, वो कोडेड मैसेज बाहर लेकर आया है। मैसेज कंटेन द कोड फॉर अमीनो एसिड, और ये मैसेज क्या कंटेन कर रहा है, अमीनो एसिड्स के कोड। इसके मदद से हम लोग अमीनो एसिड्स का मतलब कुछ तो जुगाड़ करके प्रोटीन बनाने वाले हैं। द कोड फॉर ईच अमीनो एसिड कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। ये जो भी कोड है हर एक अमीनो एसिड का, इसके अंदर 3 न्यूक्लियोटाइड्स होने वाले हैं। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि जैसे मुझे यहाँ पर एक दिख रहा है स्ट्रैंड, अगर मैं ये तीनों को एक साथ रखूँ तो ये कुछ कोड बन गया। द कोड फॉर ईच अमीनो एसिड कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। इसमें 3 न्यूक्लियोटाइड आपको दिख सकते हैं। इट इज़ नोन एज ट्रिपलेट कोडॉन, क्योंकि 3 है और कोडेड फॉर्म में मैसेज है, इसलिए इसका नाम रख दिया ट्रिपलेट कोडॉन। समझ आ गई? ट्रिपलेट कोडॉन। So, Dr. Hargovind Khurana, a scientist of Indian origin, has made an important contribution in discovery of triplet codons for 20 amino acid. और naturally नेचर में 20 अमीनो एसिड जो हैं वो पाए जाते हैं। सो डॉक्टर हरगोविंद खुराना, जो कि इंडियन ओरिजिन के ही साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया है ट्रिपलेट कोडॉन्स की डिस्कवरी में। 20 अमीनो एसिड्स डिस्कवर के। फॉर दिस वर्क ही हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द नोबेल प्राइज़ इन 1968 अलॉन्ग विद द 2 अदर साइंटिस्ट। और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है अलॉन्ग विद द अदर 2 साइंटिस्ट, जिनके नाम यहाँ मेंशन नहीं किए गए हैं। ईच mRNA इज़ मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन। अब हम लोगों ने देखा कि mRNA जो है वो उसके ऊपर ट्रिपलेट कोडॉन्स है, कोड है, जिसको हम लोगों ने एक ग्रुप बना दिया 3 का और उसको ट्रिपलेट कोडॉन का नाम दे दिया। तो mRNA उससे बना हुआ है। एज़ पर द मैसेज ऑन mRNA, जो भी मैसेज mRNA कैरी कर रहा है, अमीनो एसिड्स आर सप्लाइड बाय tRNA। अब पिक्चर में tRNA आ गया है। अब जो mRNA है उसका काम ख़त्म हो गया, उसको मैसेज मिला, उसने कोड किया, उसने पहुंचा, ख़त्म। अब दूसरा RNA आ गया है tRNA। जैसे कि मैंने बताया था कि तीनों RNA इम्पॉर्टेंट रोल अपना प्ले करते हैं, तो दूसरा tRNA आ चुका है। फॉर दिस पर्पस tRNA हैज़ एंटी कोडॉन हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टू द कोडॉन ऑन mRNA। अब ये tRNA का काम क्या है, जैसे कि पता होगा, लेट मी ड्रॉ, दिस इज़ द न्यूक्लियस, सॉरी दिस इज़ द सेल, और यहाँ पे न्यूक्लियस होगा। इससे लगकर एक सेल ऑर्गेनल है विच इज़ नोन एज
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो टाइप के होते हैं, एक स्मूथ और एक रफ़। तो मैं रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ड्रॉ कर रही हूँ, विच मीन्स मैं राइबोसोम्स दिखा रही हूँ। अब ये जो राइबोसोम्स होते हैं, ये जो डॉटेड लाइट स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर नोन एज राइबोसोम्स। अब ये राइबोसोम्स का इम्पॉर्टेंट एक फंक्शन है, दे आर नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्री। यहाँ पे प्रोटीन जो है वो सेल का सिंथेसिस होता है, फॉर्मेशन होता है, इसलिए इनको बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। तो ये राइबोसोम जो हैं अब क्या करने वाले हैं, अपना मेजर कंट्रीब्यूशन देने वाले हैं। ये जो राइबोसोम्स हैं अब mRNA वहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा, छोड़ देगा। अब यहाँ पर आने वाला है tRNA। तो tRNA कैसे, tRNA जो है वो लेकर आएगा अमीनो एसिड्स को। अमीनो एसिड्स को कैसे लेके आएगा वापस बताते हैं कि जो सेल में है ना अमीनो एसिड्स बिखरे फैले पड़े, तो tRNA उनको एक एक करके लाके इस mRNA के ऊपर अरेंज करने वाला है। अब tRNA को कैसे पता चलेगा कि किसके हिसाब से कौन सा अमीनो एसिड कौन से mRNA के सीक्वेंस के ऊपर लगाना है। तो यहाँ पर मेजर रोल कौन प्ले करता है कि tRNA के ऊपर एंटीकोडॉन्स होने वाले हैं। अब एंटीकोडॉन मतलब जैसे कि हम लोगों ने कोडॉन देखा, कोडॉन के ऊपर कुछ कोड्स थे, ट्रिपलेट कोडॉन हम लोगों ने इसको नाम दिया था। कोड्स थे, कुछ सीक्वेंस थे, हम लोगों ने 3 का ग्रुप बना के ट्रिपलेट कोडॉन बोल दिया। ऐसे ही उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो भी अमीनो एसिड में रहेगा वही कोडॉन एंटीकोडॉन लाके tRNA अमीनो एसिड के ऊपर अटैच कर देगा। जैसे थाइमिन है तो एडेनिन, ग्वानिन है तो साइटोसिन, ऐसे ही कुछ भी रहेगा वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस लाके उसके ऊपर अटैच कर देने वाला है अमीनो एसिड को, कौन, tRNA। सो दिस इज़ नोन एज ट्रांसलेशन। The amino acid brought in by tRNA are bonded together by peptide bond with the help of rRNA। तीसरा RNA भी आ चुका है, rRNA। rRNA का काम है बॉन्ड करने का, राइबोसोमल RNA जिसको बोलते हैं। अब राइबोसोमल RNA अभी जैसे हम लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये वाले डायग्राम में, कि राइबोसोम्स पीछे लगे हुए हैं। ये जो है ये ब्लू पार्ट, ये जो स्ट्रक्चर है उसको, ये वाले स्ट्रक्चर को राइबोसोम बोला गया। तो यही वाला राइबोसोमल RNA क्या करने वाला है, ये जो भी मेरा ये वाले डायग्राम में जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, ये जो राइबोसोम है यहाँ से ही rRNA आने वाला है। rRNA का काम क्या है, ये एक बॉन्ड बना देगा। जो भी tRNA अमीनो एसिड्स लेकर आ रहा है उसके बीच में बॉन्ड बनाने का काम किसका है, rRNA का। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द राइबोसोम कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम वन एंड ऑफ mRNA टू अनदर एंड बाय द डिस्टेंस ऑफ 1 ट्रिपलेट कोडॉन। अब जब RNA का काम ख़त्म हो गया, राइबोसोमल RNA का काम, तो वो ये वाले कोडॉन को अब छोड़ के आगे बढ़ेगा। फिर जब इसका काम ख़त्म हो जाएगा, मतलब यहाँ पे वो अपना सारा काम ख़त्म कर चुका होगा तो वो आगे जाएगा, यहाँ पर हो गया होगा तो आगे जाएगा। ऐसे ही एक एंड से लेके दूसरे एंड तक वो सारा पोर्शन कवर कर देगा। सो दिस इज़ नोन एज ट्रांसलोकेशन। Such many chains comes together to form complex protein. These proteins control various functions in the body of living organisms and their appearance too. तो ये ऐसे ही कर करके बहुत सारी चेन जो है वो एक साथ आ जाएंगी और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बन जाएगा। एज वी ऑल नो कि प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड्स की, बहुत सारे अमीनो एसिड्स को जोड़कर बनाई जाती हैं। ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड जब साथ में आ जाएंगे तो एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये प्रोटीन जैसे कि सिंथेसिस करना इम्पॉर्टेंट था। क्यों इम्पॉर्टेंट था? बिकॉज दे प्ले अ वाइटल रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमारी फंक्शंस को कंट्रोल करती हैं एज वेल एज हमारी अपीयरेंस को भी। हेयर का स्ट्रक्चर, हेयर का कलर या फिर और सारा कुछ अपीयरेंस जिसमें भी आता है वो कंट्रोल करने का काम प्रोटीन का, इसलिए इनका सिंथेसिस इम्पॉर्टेंट हो जाता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल लाइक देमसेल्स ड्यू टू जीन ओनली एंड सम ऑफ दोज जीन्स आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन विदाउट एनी चेंजेस।
लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है रिप्रोडक्शन। वो रिप्रोड्यूस करके ऑफस्प्रिंग्स जो जनरेट करते हैं लाइक देमसेल्स ड्यू टू जीन्स ओनली। सो जीन्स का बहुत बड़ा रोल है। जीन्स नहीं होंगी तो ये एबिलिटी भी नहीं, ये कैरेक्टरिस्टिक भी नहीं होगी। एंड सम ऑफ दोज जीन्स आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन विदाउट एनी चेंजेस। और इनमें से कुछ जीन जो है वो एग्जैक्टली नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। इसलिए हम देखते हैं कभी कभी जो कैरेक्टर्स हम लोग अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करते हैं। ड्यू टू दिस सम ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स आर ट्रांसमिटेड टू देयर ऑफस्प्रिंग। इसलिए कुछ कुछ कैरेक्टर जो एग्जैक्टली जो है हमारे पेरेंट्स के हम में देखने मिल सकते हैं। हाउएवर समटाइम्स सडन चेंजेस अकर इन दोज जीन्स, लेकिन कभी कभी वो जीन्स में एकदम चेंज आ जाएगा अचानक से, नेचुरली। वो कोई करता नहीं है, वो किसी वजह से नहीं होते, नेचुरली। Sometimes any nucleotide of the gene changes its position that causes a minor change which is nothing but the mutation। अभी जैसे कि हम लोगों ने न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस देखे कि गुआनिन के साथ साइटोसिन ही आने चाहिए, लेकिन कुछ माइनर चेंज की वजह से कुछ भी गलती से मिस्टेक हो जाती है ना, वो हो गई तो भी उसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होने वाला है इंडिविजुअल पे। दैट कॉसेज अ माइनर चेंज विच इज़ नथिंग बट द म्यूटेशन। उसी चेंज को म्यूटेशन बोलते हैं। सम म्यूटेशन मे बी माइनर बट सम मे बी कंसिडरेबल। कुछ म्यूटेशंस ना के बराबर होती हैं बट लेकिन उनका इफेक्ट तो होता ही होता है। फॉर एग्जाम्पल म्यूटेशन में कॉज द जेनेटिक डिसऑर्डर लाइक सिकल सेल एनीमिया। एक म्यूटेशन के वजह से एक जेनेटिक डिसऑर्डर का नाम दिया गया है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया इज़ नथिंग बट जहाँ पर हमारी आरबीसी जो हमारे रेड ब्लड कॉर्पसेल्स हैं उनका जो शेप है वो सिक्कल हम लोगों ने देखा होगा सिक्कल शेप का हो जाता है। There is a everlasting process. This is a everlasting process and it is one of the proof of Darwin's theory of natural selection। और इसको म्यूटेशन को चार्ल्स डार्विन की थ्योरी का एक प्रूफ भी बोला है। सो समटाइम्स, not sometimes but yes, mutation is important as per the aspect of evolution जो हम लोग आगे देखेंगे। Till then, stay tuned.